स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से क्योंकि पेंशनर्स में अपने एरियर को लेकर इंतजार बना हुआ है। अगले कल से मिलना है, कैसे मिलेगा, इससे संबंधित जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर से ये वायदा किया गया था एरियर देने का, और कर्मचारियों में भी हालांकि इंतजार काफ़ी ज़्यादा है, तो कर्मचारियों को लेकर भी बिल्कुल बारीकी से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात कुछ एक मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्गों को लेकर भी करेंगे, जिनके वेतन में, दिहाड़ी में और मानदेय में बढ़ोतरी होने वाली है। ये कौन कौन से वर्ग है अगले कल से जिनके वेतन में या दिहाड़ी में बढ़ोतरी की जाएगी, तो ये भी जानकारी बिल्कुल बारीकी से हम आपके साथ साझा करेंगे। निर्दलीय विधायकों को लेकर भी एक नई अपडेट लाए हैं, क्योंकि पिछले कल इन्होंने चेतावनी दे दी थी कि कोर्ट का दरवाजा अब ये खटखटाएंगे, इस्तीफा इनका स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो इसी बीच एक और जानकारी इनसे संबंधित सामने आई है। कब ये कोर्ट जाएंगे और अगला कदम इनका क्या कुछ रहने वाला है, इससे संबंधित जानकारी देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि बारिश और बर्फबारी का अलर्ट देखिए ठीक 3 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। आज भी अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रहा है। चंबा की बात करें तो चंबा के भरमौर में मूसलाधार बारिश हुई है। हालात ऐसे रहे हैं कि कुछ एक जगहों पर पेड़ गिरने के मामले सामने आए, जिस वजह से जो रास्ते हैं वो टूट गए हैं, वाहन भी टूट गए हैं और ट्रांसफार्मर भी यहाँ दर्जनों गांव में लगभग जल गए हैं, जिस वजह से बिजली गुल रही। हालांकि जो चंबा उपायुक्त है उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि जल्दी ही इन सभी सेवाओं को बहाल कर दिया जाएगा। और तो और जहां सड़क मार्ग टूटने के मामले सामने आए हैं, वहां पर भी लोक निर्माण विभाग की टीम्स पहुंच गई है, ताकि जल्द से जल्द इन सड़कों को दुरुस्त किया जा सके। लेकिन ये देखा जा सकता है, गर्मियों का मौसम इस दौरान शुरू हो जाया करता था, लेकिन अभी तक बारिश बर्फबारी से ही राहत कुछ एक क्षेत्रों में लोगों को नहीं मिल पाई है। राजधानी शिमला की बात करें तो यहां पर भी आज हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। इसके अतिरिक्त देखिए, शिमला के रोडू में मर्डर का मामला सामने आया है। ये नेपाली मूल का व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया। जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, इनका नाम कमल बताया जा रहा है। 35 से 36 महज अभी इनकी आयु थी। उत्तराखंड के मूल रूप से रहने वाले थे और ये रोडू में एक बगीचे में काम कर रहे थे। इसी बीच दूसरे नेपाली मूल के व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर इनकी बहस हो गई और आपसी झगड़े को लेकर बाद में बात यहां तक पहुंच गई कि नेपाली मूल के व्यक्ति ने इनका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद ये नेपाली मूल का व्यक्ति फरार हो गया है, लेकिन पुलिस इसे ढूंढने में लगी हुई है। 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और डीएसपी रोडू रविंदर नेगी ने इस मामले की पुष्टि की है। साथ ही साथ रोडू के इस क्षेत्र में नाका भी लगा दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द इस आरोपी को ढूंढ लिया जा सके जो कि मर्डर करके फरार हो गया है। अक्सर हम अभी यही देख रहे हैं कि देखिए, पिछले कुछ दिनों से जहां भी मर्डर के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें नेपाली मूल के व्यक्तियों का ज़्यादातर हाथ बताया जा रहा है और ऐसे लोगों से काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से एक नया कदम उठाया गया है। शिक्षकों के लिए इन्हें एक्सपोजर विजिट पर भेजा जा रहा है, ताकि कुछ एक नए टीचिंग स्किल्स ये सीख कर आए। 2 चरणों में यहाँ पर टीचर्स को भेजा जाना था और जिसे लेकर पहले चरण की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन इसी बीच राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की ओर से कुछ एक बड़े सवाल उठाए गए हैं। दरअसल इनका ये कहना है और इसे लेकर इन्होंने इंक्वायरी की मांग भी हालांकि शिक्षा सचिव के समक्ष उठाई है। इनका ये मानना है कि स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से जो शिक्षकों के नाम तय किए गए थे वो बाद में बदले गए हैं। पहले स्क्रीनिंग कमेटी ने नाम चयनित किए और लगभग 10 पत्राचारों के माध्यम से फिर ये एसटीपी कार्यालय भेजे गए। लेकिन उसके बाद जब लिस्ट वापस आई तो उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने अपने स्तर पर ही इसमें कुछ एक बदलाव किए हैं। कुछ नाम हटा दिए गए तो कुछ नए नाम जोड़ दिए गए। स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम चयनित किए थे वो रूल्स के आधार पर किए गए थे और एक तरह से ये अनदेखी की जा रही है। जो शिक्षक इसके लिए पूरी तरह से पात्र थे उनके नाम बाद में हटाए गए हैं, जो कि उचित नहीं है। इसीलिए शिक्षा सचिव से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हालांकि आश्वासन इन्हें दिया गया था कुछ दिन पहले कि जरूर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और ये सवाल अब इन्होंने सचिव से भी यहाँ उठाया है कि ये इंक्वायरी अभी तक पूरी हुई या नहीं हुई। दूसरा चरण क्योंकि अब शुरू होगा तो उससे पहले पहले इंक्वायरी खत्म हुई है या नहीं हुई है, ये सवाल भी किया गया है और ये आरोप भी यहाँ वीरेंद्र चौहान ने लगाया है कि जिस तरह का कोटा निर्धारित किया गया था
या जो इसमें कुछ एक मापदंड रखे गए थे उन्हें दरकिनार करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने अपनी मनमर्जी से पिक एंड चूज की नीति इसमें अपनाई है और जो नाम उन्हें ठीक लगे उन्हें इस लिस्ट में डाल दिया गया और कुछ एक नामों को हटा दिया गया है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर भी आज राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की ओर से आवाज उठाई गई है, क्योंकि अभी कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया है। 2 साल का रेगुलर ऑर्डर इनके लिए कब तक जारी होंगे, इस बात पर क्लैरिटी नहीं मिल पाई है और कारण ये है कि आचार संहिता अभी लागू है। तो इस बीच चुनाव आयोग से परमिशन ली जाए, ये राजकीय अध्यापक संघ ने मांग उठाई है और उसके बाद जो अधिकार है शिक्षकों का भी और अन्य कर्मचारियों का भी वो इन्हें मिलना चाहिए। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है, पहले 2 मौके रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स के लिए यहां पर हुआ करते थे कर्मचारियों के पास, लेकिन अब एक ही तिथि निर्धारित कर दी है, जिस वजह से कई तरह की परेशानियां आ रही है। अभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो इसमें इस वजह से देरी हो रही है। इसीलिए पहले की तरह व्यवस्था कर दी जाए, यानी कि 2 बारी का मौका यहां कर्मचारियों को मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद रेगुलर होने के लिए। ये बड़ी बात यहां वीरेंद्र चौहान की ओर से कही गई है। स्कूलों में हजारों शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द भरा जाए और कोर्ट से कुछ एक ऑर्डर आए थे शिक्षकों के हित में, वो फैसले कोर्ट की ओर से सुनाए गए हैं, लेकिन अभी तक इन फैसलों पर अमल नहीं किया गया है। तो जल्द से जल्द ये फैसले भी लागू होने चाहिए। दरअसल उदाहरण के तौर पर उन्होंने यहाँ हेड मास्टर्स की बात की है। उनका ये कहना है कि जैसे यहाँ मुख्य अध्यापकों की पदोन्नति होती है तो इस बीच जब प्रवक्ता से मुख्य अध्यापक के तौर पर पदोन्नत किए जाते हैं उनका वेतन कम होता है, जबकि यहाँ वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी इन्हें देखनी पड़ती है। जब पदोन्नति होती है तो वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ाने के बजाय यहाँ घट जाता है, जो कि उचित नहीं है और हाईकोर्ट से इस बारे में जो भी फैसला आया है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। हालांकि 3 से 4 बड़ी डिमांड्स इन्होंने रखी है, लेकिन मुख्य बातें हमने आपको बताई है कि देखिए, एक तो अभी वो कर्मचारी क्योंकि परेशान चल रहे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया है, लेकिन आचार संहिता के चलते अब अगला फैसला उस पर नहीं सामने आ रहा है, या एक तरह से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। पिछले कल भी ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना अभी आउट ऑफ स्टेशन है। जब लौटेंगे उसके बाद ही इस पर डिसीजन होगा और ये देखना होगा कि ये CS वाली कमेटी ही इस पर फैसला सुनाती है या फिर चुनाव आयोग की इसमें परमिशन ली जाती है। चुनाव आयोग की अगर परमिशन लेनी होगी तो थोड़ा सा वक्त, यानी कि थोड़े से दिन इसमें और ज़्यादा लग सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकली सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है और आज भाजपा विधायक रणधीर शर्मा की ओर से भी कुछ एक स्टेटमेंट सामने आई है। कांग्रेस पर इन्होंने तंज कसा है, जिसमें इनका कहना है कि पहले 40 के करीब विधायक थे कांग्रेस के पास, अब 34 ही रह गए हैं और आने वाले दिनों में और भी कम हो जाएंगे अगर ऐसे निम्न स्तर की बयानबाजी पर कांग्रेस ने रोक नहीं लगाई। क्योंकि कांग्रेस में कुछ विधायक ऐसे हैं जो अभी भी भाजपा के संपर्क में हैं। कांग्रेस की ऐसी बयानबाजी से, ऐसी हरकतों से अब कांग्रेस के नेता भी परेशान होने लगे हैं, जिस वजह से वो भाजपा में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आज रणधीर शर्मा की ओर से कही गई। हालांकि नाम उन्होंने नहीं बताए और ये संख्या भी नहीं बताई कि आखिरकार ऐसे कितने नेता हैं कांग्रेस के जो भाजपा के संपर्क में चल रहे हैं। लेकिन नसीहत यहां पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस को दी है कि इन दिनों जिस तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है हर चीज को, वो ठीक नहीं है। बात इन्होंने इस दौरान निर्दलीय विधायकों को लेकर की है। इनका ये मानना है कि निर्दलीय विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से जब इस्तीफा दिया था विधानसभा अध्यक्ष के पास, तो इस्तीफा अभी तक स्वीकार हो जाना चाहिए था, लेकिन पूरा राजनीतिक रंग देने की इसे कोशिश हो रही है और अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। जानबूझकर ये निर्दलीय विधायकों को भी परेशान किया जा रहा है और कांग्रेस बौखलाहट में है। उन्हें लग रहा है कि फिर विधायकों की गिनती ज्यादा भाजपा के पास हो जाएगी। इसी वजह से नए नए हथकंडे और गलत हथकंडे यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं कांग्रेस सरकार की ओर से, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि कांग्रेस के कुछ और विधायक भी हैं जो भाजपा के संपर्क में चल रहे हैं और कभी भी कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं। ये बात आज रणधीर शर्मा की ओर से कही गई। हालांकि देखिए, निर्दलीय विधायकों से संबंधित हम आपको अपडेट दें तो पिछले कल ही इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जल्दी ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से इन्हें नोटिस भेजा गया है और नोटिस का जवाब देने के लिए 10 अप्रैल तक कहा गया है। नोटिस में ये पूछा गया है कि आखिरकार ये क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे क्या कारण आ गए।
लेकिन अब ये इस्तीफे का जवाब देने तक नहीं रुकने वाले हैं। 10 अप्रैल की तिथि का भी इंतजार नहीं करेंगे, अगले कल ही ये पिटीशन दायर कर सकते हैं। जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन अगले कल क्लैरिटी बिल्कुल होने वाली है कि निर्दलीय विधायक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, और अगले कल ही इनकी ओर से पिटीशन दायर की जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आई है। तो अभी देखिए सिनेरियो कुछ इस तरह का बना है, और अगले कल एक और डेवलपमेंट हम कह सकते हैं पॉलिटिकली हमारे समक्ष आएगी। अब इस सबके बीच कांग्रेस की ओर से क्या डिसीजन लिया जाता है, विशेष तौर से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की बात करें, वो इनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं या नहीं, देखना होगा। हालांकि अभी जो नोटिस दिया गया है उसका जवाब देने के लिए 10 अप्रैल को कहा गया है, और अभी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी आउट ऑफ स्टेशन चल रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम भाजपा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज कंगना रनौत के घर गए थे, और कंगना रनौत जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे भाजपा प्रत्याशी हैं और लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं मंडी से। तो आज इनके घर गए, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का स्वागत भी किया, और इस बीच एक रूपरेखा भी दोनों ने मिलकर तैयार की है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। काफ़ी अच्छा माहौल हम कह सकते हैं उस वक्त वहाँ बना था, क्योंकि समर्थक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के भी पहुँचे थे और फूलों की माला से उनका स्वागत कंगना रनौत ने वहाँ किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर निर्दलीय विधायकों के साथ प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से मिलने गए थे, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके साथ होशियार सिंह और आशीष शर्मा उस वक्त मौजूद थे। तो आज नेता प्रतिपक्ष का दौरा कुछ इस तरह का रहा है। पहले कंगना से इन्होंने मुलाकात की और उसके बाद फिर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से भी मुलाकात की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कंगना ने इस बीच एक बड़ा वायदा सरकाघाट के लोगों से किया है। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये संबोधित कर रही थी, और आज फिर इन्होंने अपनी मंडियाली में ही लोगों से बात करने की कोशिश की। इनका ये कहना था कि कांग्रेस नेताओं की ओर से बार बार यही टिप्पणी की जा रही है कि ये मुंबई की रहने वाली है, चंडीगढ़ में ही इन्होंने अपना आधा जीवन बिताया है। लेकिन कंगना का ये मानना था कि जो भी हो, इनकी जो जन्मभूमि है वो मंडी ही रहने वाली है। जो मंडी का मदरा है उसका स्वाद आज भी इनकी जुबान पर है। मंडी का ट्रेडिशन कल्चर आज भी इन्हें बहुत पसंद है, और ये मंडी की थी और मंडी की ही रहने वाली है, और अब मंडी के लोगों के लिए ही खुद को समर्पित भी करती हैं। हालांकि इस बीच इनका ये भी मानना था कि भले ही चेहरा कंगना रनौत का है, लेकिन वोट वहां के लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाने वाली है, और भारत के लिए एक खास विजन लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोग कंगना को सपोर्ट करें, उन्हें वोट दें, क्योंकि वोट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाली है। इस बीच कंगना ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को भगवान श्री राम से भी यहाँ एक तरह से उन पर भी ये स्टेटमेंट दी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भगवान श्री राम का ही अवतार है। तुलना उन्होंने भगवान श्री राम से की। उनका ये मानना था कि जिस तरह के गुण भगवान श्री राम में थे वैसे ही गुण हूबहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी है, फिर चाहे बात धैर्य की हो या फिर साहस की हो। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी कुछ होगा, उन्होंने वायदा यहाँ सरकाघाट के लोगों से और बाकी मंडी के लोगों से ये किया है कि जो भी विकास में अभी तक कमियां रही हैं उन्हें सबसे पहले वो पूरा करेंगी। खुद को एक तरह से मंडी के लोगों के लिए समर्पित कर रही हैं, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें वोट दी जाए। हालांकि एक उदाहरण के तौर पर बात यहाँ कंगना रनौत की ओर से ये भी कही गई कि पहले जहाँ चंडीगढ़ जाने के लिए उनके घर से 6 घंटे लग जाया करते थे, अब महज 3 घंटे में ही चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। तो ये मोदी जी की ही योजनाएं हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी आज उनकी ओर से किया गया, और काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता उस दौरान उनके समर्थकों में देखने के लिए मिली है। हालांकि अब देखना होगा कांग्रेस की ओर से इस सीट पर प्रत्याशी कौन उतारे जाते हैं। अटकलें अभी कई तरह की लगाई जा रही हैं, लेकिन जब तक लिस्ट फाइनल नहीं होती है कांग्रेस की ओर से तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कंगना रनौत एक तरह से मंडी के रण में उतर चुकी है, और वहाँ उन्होंने लोगों से बातचीत करना, लोगों को संबोधित करना भी शुरू कर दिया है। और बार बार यही उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कोई हीरोइन या एक्ट्रेस वो नहीं है, केवल मंडी की बेटी हैं, और उन्हें मंडी की बेटी ही इस वक्त समझा जाए, और इसी आधार पर उन्हें वोट भी मिलनी चाहिए। तो देखिए आज ये एक और अपडेट जो कि हम कंगना रनौत से जुड़ी आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि तकरीबन 3 दिन हो गए हैं ये फील्ड पर डटी हुई हैं, और कितना ज़्यादा असर इसका देखने के लिए मिलता है ये आने वाला समय ही हमें बताएगा।
लगातार देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग फ्रॉड देखने में आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और एक और मामला ऐसा सामने आया है जहां लगभग 15 लोगों से 3 करोड़ की ठगी हुई है। पिछले 3 महीनों से जो शातिर है वो इसे अंजाम दे रहे थे, और जब मंडी थाना में ये मामला दर्ज करवाया गया तो फिर ये जानकारी हुई कि इससे पहले भी 10 मामलों में ठगी को ये शातिर अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल अभी इन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी 3 करोड़ रुपए की ठगी को इन्होंने अंजाम दिया है। इससे पहले भी 2 करोड़ रुपए की ठगी को ये ऐसे ही 10 मामलों में अंजाम दे चुके हैं, और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे गिरोह को पकड़ा जाए और इनसे पूछताछ हो कि आखिरकार ये कैसे लोगों को झांसा देने में कामयाब हो पा रहे थे। दरअसल इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी ये ट्रेडिंग फ्रॉड के नाम पर ही इन सभी लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे, या डबल करके ये पैसा वापस लौटा देंगे, इस तरह का झांसा भी इनकी ओर से दिया गया है। लेकिन टेक्निक कौन से इस्तेमाल कर रहे थे, कैसे लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले रहे थे, तमाम चीज़ों को लेकर अभी इनसे जानकारी ली जाएगी, और इनके जो बैकवर्ड लिंक्स हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं, और इनके बाकी के गिरोहों को पकड़ने की कोशिश भी यहाँ मंडी पुलिस की ओर से हो रही है। देखिए, कांग्रेस में किसकी घर वापसी हुई है, आज ये भी अपडेट देना चाहेंगे। अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए कुछ एक नेता जो पहले बागी हो गए थे या किसी वजह से उन्होंने पार्टी का हाथ छोड़ दिया था, वापसी एक तरह से उनकी पार्टी में हो रही है। सूल्हा और आनी में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले दोनों नेताओं की घर वापसी के बाद अब जो कुल्लू के पूर्व जिला अध्यक्ष बुद्धि सिंह हैं, उनकी भी घर वापसी हो गई है। कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति के अध्यक्ष विप्लव ठाकुर के अनुमोदन के बाद जो कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला हैं, इनकी स्वीकृति से सांसद प्रतिभा सिंह ने सूल्हा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जगजीवन पाल और आनी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता परसराम सहित पूर्व जिलाध्यक्ष बुद्धि सिंह जो कि कुल्लू से हैं, इनकी जो वापसी है एक तरह से स्वीकार कर ली है। जो निष्कासन इनके लिए पहले देखने में आया था, निष्कासित क्योंकि इन्हें कर दिया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। तो धीरे धीरे देखा जा सकता है जो नेता बागी हो गए थे, अब उनकी वापसी का रास्ता भी देखने में आ रहा है। इसके अलावा एक और जानकारी देना चाहेंगे कि मंडी से आखिरकार किसे कमान सौंपी गई है लोकसभा चुनाव के लिए। तो देखिए, कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद ही सांसद प्रतिभा सिंह ने पवन ठाकुर को मंडी जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए ये जानकारी दी है। तो अब यानी कि जो पवन ठाकुर हैं उन पर एक तरह से बड़ा जिम्मा रहने वाला है, और कैसे वो रणनीति तैयार करते हैं। हालांकि जो बड़े पदाधिकारी हैं, फिर चाहे हम सांसद प्रतिभा सिंह की बात भी करें या इसके अलावा कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी है, इनके साथ ही उन्हें बैठकर चर्चा करनी होगी। लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति बनी है, इसकी पल पल की अपडेट देना अब जिम्मेदारी पवन ठाकुर की रहने वाली है। कर्मचारियों पर अब आना चाहेंगे, और विशेष तौर से पेंशनर्स की बात करें तो अपने एरियर को लेकर ये इंतजार में बने हुए हैं। आप सभी जानते हैं आज 31 मार्च है, और जो 2023-24 वित्तीय वर्ष है वो खत्म हो गया है। अब नया फाइनेंशियल ईयर एक तरह से शुरू होने वाला है, और वायदा क्योंकि कांग्रेस सरकार की ओर से ये हुआ था कि जल्द से जल्द एरियर भी कर्मचारियों को और पेंशनर्स का दे दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो अधिसूचना जारी हुई थी वो महज पेंशनर्स के लिए ही हुई थी, और अधिसूचना के मुताबिक इन्हें महीने के पहले दिन से ही एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी रेंज उम्र के हिसाब से 15 से 35% तक है, और कल इसका भुगतान ट्रेजरी के सेंट्रलाइज सिस्टम शिमला से होगा। हालांकि कर्मचारियों को भी इंतजार करना होगा, क्योंकि जो पेंशनर्स के लिए अधिसूचना जारी हुई थी ये कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हो गई थी, हुई तो कर्मचारियों के लिए भी थी, लेकिन इसमें कुछ एक विवाद फिर सामने आ गए थे, और नोटिफिकेशन फॉर्मूले की वजह से वापस लेनी पड़ी थी। तो अब आचार संहिता हटने के बाद ही यहाँ इस पर कुछ सोच विचार किया जाएगा। और महंगाई भत्ते की अगर हम बात करें तो जो अभी अप्रैल का वेतन है वो मई में एक तरह से अप्रैल का जो वेतन मिलेगा उसी में ही डीए दिया जाएगा, और ये 1 मई को होगा। तो तब तक का इंतज़ार डीए के भुगतान को लेकर भी करना होगा। अगली बात हम उन वर्गों से जुड़ी करना चाहेंगे जिनके वेतन में या दिहाड़ी में बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए, जो बजट भाषण था मुख्यमंत्री सुक्खू का 17 फरवरी को जो उन्होंने पेश किया था, उसमें कई वर्गों को राहत दी गई थी, और यहाँ क्योंकि इन वर्गों के लिए भी नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले ही जारी कर दी गई है। कई ऐसे वर्ग हैं जिनके मानदेय में दिहाड़ी में अब बढ़ोतरी होने जा रही है, और बिल्कुल इसका फ़ायदा इन्हें 1 अप्रैल से ही मिलने वाला है। नोटिफिकेशन जो जारी हुई है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं।
हालांकि जिन महिलाओं को 1500 रुपए मिलने थे उन्हें अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि फॉर्म अभी भी फिल करवाए जा रहे थे, लेकिन बीच में फिर भाजपा की ओर से कुछ एक सवाल फॉर्म फिलअप करवाने पे उठाई गई और प्रक्रिया पर एक तरह से रोक लग गई है। अब यहाँ इलेक्शंस के बाद ही महिलाओं को ये राहत भी मिल सकती है, लेकिन ये ज़रूर देखना होगा कि आखिरकार कितनी इसमें ऐसी पात्र महिलाएं निकलती हैं जिन्हें कि 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। अब उन वर्गों की अगर बात कर ले जिन्हें कि 1 अप्रैल से राहत मिलने वाली है, यानी कि अगले कल से ही जिनके मानदेय में, दिहाड़ी में या वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है, तो इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, पैरा वर्कर्स भी हैं, राजस्व चौकीदार हैं और इसके अलावा जितने भी छोटे बड़े वर्ग हैं उन्हें लेकर क्योंकि अनाउंसमेंट की गई थी, सभी को कुछ ना कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश इस बजट भाषण में हुई है मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से। विशेष तौर से छोटे वर्गों के मानदेय में, दिहाड़ी में ज़रूर यहाँ बढ़ोतरी हुई है। तो देखा भी जा सकता है, अगर दिहाड़ी की हम बात करें तो 25 रुपये वृद्धि के साथ अब ये 400 रुपये हो जाएगी। एक तरह से इजाफा अब यहाँ मजदूर वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को मिलने वाला है। तो ये जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए थे अगले कल से, क्योंकि बड़ी राहत है इन वर्गों को भी। तीसरी बात करना चाहेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू के दौरे से जुड़ी, क्योंकि अपने परिवार समेत ये तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए गए हैं। हालांकि साथ में मंत्री राजेश धर्माणी और प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान भी गए हैं। कल मुख्यमंत्री सुक्खू वापस लौट सकते हैं और अभी अप्रैल महीने की देखिए शुरुआत होने जा रही है, तो इसी महीने की शुरुआत के साथ ये भी रण में उतरने वाले हैं, लोकसभा चुनावों को लेकर भी, उपचुनावों को लेकर भी। और एक दावा जो बार बार यहाँ कांग्रेस सरकार की ओर से किया जा रहा है कि जो भी काम किए गए हैं उन सभी मुद्दों को लेकर और उन सभी कार्यों को गिनवाया जाएगा जनता के बीच। बात फिर ओपीएस बहाली को लेकर हो या फिर महिलाओं को जो 1500 रुपए मिलने वाले हैं, ये भी देखिए जन जन तक बात पहुंचाई जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदा आई तो कांग्रेस सरकार उससे कैसे निपटी और कितने वर्गों को राहत पहुंचाई गई और ऐसे में प्रभावितों को कितनी राशि दी गई है, इसका भी जन जन तक उल्लेख किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।